इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एक्सपीडिशन। और आज हम लोग एक बार फिर से एक एजुकेशनल वीडियो लेकर के आए हैं आपके समक्ष। और आज हम लोग इस बारे में ये चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी क्या होती है और स्ट्यूटरी ये बॉडी क्या होती है। और इन दो ये टर्म्स को हमने ये बोर्ड पे लिखा है। आप ऊपर ये देख रहे होंगे कि एक तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जिसका हिंदी की रूपांतरण है ये संवैधानिक निकाय, और दूसरा एक टर्म है स्ट्यूटरी बॉडी और जिसका की हिंदी ये रूपांतरण है कि वैधानिक निकाय या वैधानिक ये संस्था। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस चीज को ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी ये संस्थाएं हैं जिनको की यानी कि संवैधानिक ये संस्थाएं के रूप में ये दर्जा प्राप्त है हमारे देश के अंदर, और जिसको कि हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी भी बोलते हैं। और फिर यानी कि ऐसी ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसको कि स्ट्यूटरी ये बॉडी हम लोग ये बोलते हैं, यानी कि ये वैधानिक ये संस्थाएं बोलते हैं। तो इससे पहले हम लोगों को अगर इसका ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को एक बात ये समझनी पड़ेगी और आप लोगों को भी ये मालूम होगा कि हमारे देश में जो शासन का जो ये स्वरूप है या जो ये शासन का ये फॉर्म है उसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री ये डेमोक्रेसी हम लोग ये बोलते हैं, यानी कि संवैधानिक ये संसदीय ये प्रजातंत्र। इसका ये मतलब है कि हमारे देश के अंदर यानी कि रूल ऑफ लॉ है, ये कानून का शासन है, और जितने भी ये कानून हमारे देश के अंदर ये मौजूद है उसमें जो सुप्रीम ये लॉ है यानी कि जो सबसे ये सर्वोच्च कानून है हमारे ये देश के अंदर वो हमारे देश का वो संविधान है। और इस चीज को हमने ये बार बार ये बोली है, ये बहुत सारे ये वीडियोस में हमने ये बात बोली है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और हमारे देश के अंदर ये जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं यानी कि अगर ये प्राइमरली अगर हम लोग ये देखें तो किसी भी ये डेमोक्रेसी के ये संचालन के लिए ये तीन प्रमुख उसके ये पिलर्स होते हैं या संस्थाएं होती हैं। हम लोग एक को ये लेजिस्लेचर बोलते हैं यानी कि आपको ये व्यवस्थापिका या विधायिका, फिर जो ये दूसरी संस्था है उसे ये कार्यपालिका बोलते हैं यानी कि सरकार या एग्जीक्यूटिव, और जो तीसरी संस्था है उसे हम लोग ये जुडिशरी बोलते हैं यानी कि ये न्यायपालिका। तो ये तीन संस्थाएं जो हैं ये बेसिक ये पिलर्स है हमारे देश के अंदर। लेकिन हमारे ये देश के अंदर अन्य जितनी भी ये संस्थाएं काम कर रही हैं और इसके साथ साथ ये जो तीनों ये बेसिक ये संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इन सारे ही ये संस्थाओं को हमारे देश का जो संविधान है, जो लिखित ये संविधान है, उस ये संविधान के ये प्रावधानों के अनुरूप ही ये कार्य करना होता है। यानी कि कोई भी संस्था यानी इस ढंग से वो काम नहीं कर सकती कि वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमारे देश के ये संविधान का उल्लंघन करती हो। तो एक बात तो ये क्लियर है कि हमारे देश के अंदर ये रूल ऑफ लॉ है यानी कि ये कानून का शासन है, और हमारे देश के अंदर इस पूरी ये शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो ये सर्वोच्च ये कानून है हमारे देश के अंदर वो हमारे देश का ये संविधान है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज होती क्या है, ये संवैधानिक ये निकाय यानी होती क्या है। तो इसको ये सीधा सीधी इस रूप में ये समझिए कि वैसी ये संस्थाएं, ये जिन संस्थाओं का ये गठन या जिन संस्थाओं का ओरिजिन हमारे ये संविधान के आपको ये द्वारा ही हुआ है, यानी कि आपको ये जिन संस्थाओं के ये गठन से संबंधित जो ये प्रावधान है या उन संस्थाओं का ये कार्य क्षेत्र क्या होगा, उनकी ये शक्तियां क्या होगी और उनका
हमारे देश की इस पूरी शासन व्यवस्था में उनकी स्थिति क्या होगी। तो उन सब ये सारे ये चीजों को हमारे ये संविधान में ही, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर वो डील किया गया है, यानी कि जब किसी, यानी हमारे ये संविधान के किसी, यानी कि प्रावधान के अनुसार या उसके आलोक में, यानी कि अगर किसी संस्था का ये गठन ये किया गया है अगर हमारे ये देश के अंदर, और ऐसी ये बहुत सारी ये संस्थाएं हैं जिनका कि ये गठन आपको ये संवैधानिक ये प्रावधानों के अनुरूप ही हुआ है, तो ऐसी जो ये संस्थाएं होती हैं या हमारे देश के अंदर ऐसी जो ये संस्थाएं हैं, उन्हीं ये संस्थाओं को हम लोग ये संवैधानिक ये निकाय बोलते हैं। और ऐसी जो ये संस्थाएं हैं हमारे जो ये देश के अंदर, उनकी एक बहुत ही एक अप्रतिम और एक बहुत ही यानी विशिष्ट स्थिति है हमारे ये पूरे ये देश के अंदर जो ये शासन व्यवस्था का ये संचालन हो रहा है उसके अंतर्गत। यानी कि ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के ये गठन के बारे में हमारे देश के संविधान ये निर्माताओं ने ये सोचा कि उन ये संस्थाओं को एक निश्चित प्रकार के इंडिपेंडेंस की ये जरूरत है। यानी कि हमारे देश के अंदर ये डेमोक्रेसी के, यानी कि ये प्रजातंत्र के ये सफलतापूर्वक ये संचालन के लिए एक निश्चित प्रकार के इंडिपेंडेंस की ये जरूरत है उन संस्थाओं को। और वो जो संस्थाएं हैं वो हमारे ये देश के अंदर जो ये बैलेंस ऑफ ये पावर होती है, ये बैलेंस ऑफ ये पावर को भी वो लोग, यानी कि ऐसी जो ये संस्थाएं हैं वो संस्थाएं यानी कि रिस्टोर करती है हमारे ये देश के अंदर। तो इस कारण यानी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं का ये प्रावधान जो है हमारे ये संविधान में ही ये संविधान ये निर्माताओं ने ये कर दिया। और उन कार्यों को या उन कार्यों को ये संचालित करने वाली जो ये संस्थाएं हैं जिनका कि ये प्रावधान हमारे संविधान में ही ये दिया हुआ है, तो उन कार्यों को हमारे ये संविधान ये निर्माताओं ने ये जरूरी समझा कि ये जो ये कार्य हैं वो हमारे ये देश के अंदर ये डेमोक्रेसी के यानी कि सफलतापूर्वक के संचालन के लिए वो काफी ये जरूरी है। तो इस कारण इन संस्थाओं को जो ये कार्यपालिका होती है, यानी कि आपको ये सरकार होती है, या लेजिस्लेचर जो होता है यानी कि विधायिका जो होती है, तो इनके ये प्रभावों से ये मुक्त रखा गया है। यानी कि उन संस्थाओं के ये डे टू डे ये फंक्शनिंग में ये जो संस्थाएं हैं यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेयर वो ना करें, और वो संस्थाएं जो है वो सफलतापूर्वक और यानी कि ये स्वतंत्रता पूर्वक हमारे ये संविधान के ये द्वारा ही जो कार्य उनको ये सौंपे गए हैं उन कार्यों का वो जिम्मेवारी पूर्वक आपको ये निर्वहन ये कर सके और ये कुशलता पूर्वक उनका ये निर्वहन ये कर सके। तो इस कारण यानी कि ये बाहरी अन्य किसी भी संस्थाओं से उनके इंटरफेरेंस से यानी कि उनके ये डे टू डे ये फंक्शनिंग के ये कार्यों में इंटरफेरेंस से ये मुक्त रखने के लिए ऐसी कुछ संस्थाएं हैं हमारे ये देश के अंदर जिन संस्थाओं का गठन हमारे ये संविधान के ये द्वारा ही किया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे देश के अंदर ये जितने भी ये संवैधानिक ये निकाय हैं यानी कि जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज हैं वो सारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज के गठन से संबंधित, उनके ये कार्यों से संबंधित, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा यानी कि ये क्षेत्राधिकार क्या होगा, इनसे संबंधित ये जो भी ये प्रावधान है वो सारे ये प्रावधान हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिए गए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हियरार्की ऑफ ये लॉज है हमारी ये कंट्री के अंदर, तो उसमें हमारे जो देश का ये संविधान है वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है।
तो अगर हमारे देश के ये सर्वोच्च कानून के ये द्वारा ही अगर वैसी संस्थाओं का गठन ये किया गया है, तो उनकी एक विशेष स्थिति का होना जो है ये स्वाभाविक है। और ऐसी जो संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक के निकाय हैं, तो ये संस्थाएं जो है यानी कि वो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये परमानेंट ये प्रकृति की होती है। और एक चीज और है कि ऐसी ये संस्थाओं के ये गठन से संबंधित या इनके ये कार्यों से संबंधित ये जो भी ये प्रावधान दिए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे ये संविधान के अंदर, इनको आसानी से ये बदला नहीं जा सकता है। क्यों? कि अगर मान लीजिए कि इन संस्थाओं के ये गठन से संबंधित या इनसे ये संबंधित ये किसी भी ये प्रावधान को अगर ये सरकार ये बदलना चाहे, तो फिर ये गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, यानी कि संविधान में ये आपको ये संशोधन करना होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये संविधान के यानी कि ये संशोधन की जो ये प्रक्रिया होती है ये काफी ये दुरूह होती है और इतनी आसानी से ये संविधान में ये संशोधन ये नहीं होते हैं। तो यानी कि ऐसी जो ये संस्थाएं होती हैं, अगर इनके ये कार्यों में अगर किसी प्रकार का अगर ये बदलाव करना है या इनके ये गठन से संबंधित, इनकी ये संरचना से संबंधित अगर कोई भी ये बदलाव करनी है, तो फिर उसके लिए ये संविधान में ये यानी कि ये संशोधन करना होगा। और जब ये संविधान ये संशोधन बिल ये पास होगी, उसके बाद ही ऐसी ये संस्थाओं में इनकी ये संरचना में या इनके ये कार्यों में ये किसी भी प्रकार का यानी कि इसमें ये बदलाव ये किया जा सकता है। तो इस कारण जो संवैधानिक के निकाय होते हैं, वो संवैधानिक के निकाय ये कंपैरेटिवली वो यानी कि वो ये परमानेंट वो नेचर के होते हैं। और इसके साथ साथ अब चूंकि उनका ये गठन जो है ये भारतवर्ष के ये संविधान के ये द्वारा ही किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का ये सुप्रीम लॉ है, यानी कि सर्वोच्च कानून है। तो जब उसी ये सर्वोच्च कानून के ये द्वारा ही इन संस्थाओं का गठन ये किया गया है, तो हमारे देश की जो भी यानी कि जो भी ये संवैधानिक ये व्यवस्था है, हमारे देश का जो भी ये गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसी ये संस्थाओं का एक विशेष आपको स्थान होता है। और ऐसी संस्थाओं को बहुत ही सम्मान के साथ ये देखा जाता है और सामान्य लोग जो हैं वो ऐसी ये संस्थाओं के ऊपर ये काफी ये विश्वास भी करते हैं। तो ऐसे अगर कुछ ये संस्थाओं की हम अगर ये बात करें तो भारतवर्ष में लगभग यानी कि ये 12 से अधिक ऐसी ये संस्थाएं हैं या ऐसी ये निकाय हैं, ऐसी यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज की ये संज्ञा ये दी जाती है। और उनमें हमने एक जगह इसको ये लिख लिया है, उसमें आप जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको भारतवर्ष का ये चुनाव आयोग, और इसके ये गठन से संबंधित जो ये प्रावधान है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 324 में 324 में। और आजकल के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये काफी ये चर्चा में रहा है, वो भिन्न भिन्न ये कारणों से। तो आप इस चीज को समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि उसका ये गठन संविधान के ये प्रावधानों के अनुरूप किया गया है और जिसका कि ये वर्णन आर्टिकल ये 324 में है। फिर आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ये संघ लोक सेवा आयोग जो कि आईएएस आईपीएस यानी कि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम ये कंडक्ट कराता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ये बहुत सारे एग्जाम्स को वो ये कंडक्ट ये करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी वो एग्जाम को ये कंडक्ट ये करवाता है।
और इसके अतिरिक्त हर एक राज्य में जो वहां का ये राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे कि अगर ये बिहार की बात करें तो ये बिहार लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश में जाइए तो उत्तर प्रदेश ये लोक सेवा आयोग, तो इन सब सारे ये संस्थाओं को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो आपको ये संवैधानिक ये निकाय है और इनका ये वर्णन जो है वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 315 से लेकर के ये 323 तक आपको ये दिया गया है। और ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का गठन इसलिए किया गया है, यानी कि यूपीएससी का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का, कि ये लोक सेवाओं में, यानी कि वो चाहे ये केंद्रीय सेवा हो या राज्यों की सेवा हो, तो उसमें ये मेरिटोक्रेसी, यानी कि आप समझिए कि ये मेरिट के आधार पे योग्य उम्मीदवारों का ये चयन हो सके, तो इस चीज को ये सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं का ये गठन ये किया गया है और ये संवैधानिक के निकाय है। अब इसमें ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हम बोल रहे हैं, ये सबके ऊपर अलग अलग ये वीडियो ये बनाया जा सकता है और आगे चल करके हम ये बनाएंगे, क्योंकि ये सब सारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो हमारे देश में ये शासन व्यवस्था की ये संचालन में वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा ये आपको ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा ये परीक्षक, इसका ये प्रावधान जो है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में है, 148 में। और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये जो संस्था है, इसका काम ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकारों की जो इनकी अकाउंट्स होती हैं उसको ऑडिट करने का ये कार्य जो है ये आपको ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास है। फिर आपको ये फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का भी ये गठन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसको ये किया गया है। और वित्त आयोग मूलतः इस चीज के बारे में है कि ये केंद्र और ये राज्य के बीच में जो भी ये टैक्सेस का ये डिवीजन होता है, यानी कि वैसी ये टैक्सेस जो कि ये केंद्र और ये राज्य सरकार के बीच में ये डिविजिबल है, तो उस ये डिवीजन की जो स्कीम है वो ये क्या होगी, इस चीज के बारे में अपनी ये संस्तुति देने के लिए इस आयोग का, यानी कि इस ये फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है आर्टिकल ये आपको ये 280 में। फिर आपको ये नेशनल कमीशन फॉर एससीज, यानी कि शेड्यूल कास्ट, इसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 3 ये आपको ये 38 में, यानी कि आपको ये 338 में। फिर आपको ये नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ये ट्राइब्स, इसका ये प्रावधान जो है वो 338A में है, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 338A में है। फिर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका ये प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 76 में दिया गया है। इसके अलावा ये नेशनल कमीशन फॉर ये बैकवर्ड क्लासेस, ये भी आपको ये संवैधानिक निकाय है और इसके ये गठन से संबंधित जो ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 338 ये बी में दिया हुआ है। फिर आपको एडवोकेट या जनरल फॉर स्टेट्स, यानी कि ये राज्यों में जो एडवोकेट या जनरल्स होते हैं जो कि ये संबंधित ये राज्यों के मुख्य ये कानूनी ये सलाहकार होते हैं, मुख्य ये कानूनी अधिकारी होते हैं स्टेट के लेवल पे, ये भी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज हैं और इसके ये गठन से संबंधित जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में दिया हुआ है। फिर आपको स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि जो ये भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए स्पेशल
ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 350 बी के ये प्रावधानों के तहत, ये 350 बी। फिर आपको इंटर स्टेट ये काउंसिल है जिसका कि गठन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 263 के तहत ये किया जाता है। फिर आपको हाल फिलहाल में ही जब से ये जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है तो जीएसटी ये काउंसिल का भी ये गठन किया गया है। ये भी एक संवैधानिक ये निकाय है और इसका ये गठन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 279A के प्रावधानों के तहत हुआ है। फिर आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन, हम लोग जानते हैं कि ये भारतवर्ष में जो ये पंचायती राज ये व्यवस्था को ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया हमारे कंट्री के अंदर, या म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन ये लोकल गवर्नमेंट और ये रूरल ये लोकल ये गवर्नमेंट को उसको ये संवैधानिक के दर्जा दिया गया हमारे देश के अंदर ये 73rd और 74th ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि ये संविधान के 73वें और 74वें ये संशोधन अधिनियम के द्वारा। और इसी अधिनियम के ये प्रावधानों के तहत हर एक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। और ये जो स्टेट इलेक्शन ये कमीशन जो है वो यानी कि राज्यों में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय ये स्वशासन के जो निकाय होते हैं, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज हुआ ये आपको अर्बन एरियाज में, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये पंचायती राज ये व्यवस्था से संबंधित जो ये चुनाव हैं, उन चुनावों को ये संपन्न करवाने के लिए जिस संस्था का हर एक स्टेट के लेवल पे ये गठन किया जाता है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। और इसका ये गठन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 243 ये के तहत ये किया गया है। तो ये भी आपको ये संवैधानिक निकाय है। फिर स्टेट ये फाइनेंस कमीशन यानी कि पंचायती राज ये व्यवस्थाओं को जो यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास यानी कि फाइनेंशियल ये डिवोल्यूशन यानी कि उनको ये कितना फंड एलोकेट किया जाएगा, इन चीजों को ये डिसाइड करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना ये की जाती है हर एक राज्य में। तो ये भी आपको ये संवैधानिक ये निकाय ही है। इसके अतिरिक्त कुछ ये ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कि ये पब्लिक सर्विसेज ये ट्रिब्यूनल्स हैं, उसका गठन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 323A के तहत ये किया जाता है। और दूसरे अन्य आपको ये ट्रिब्यूनल्स यानी कि ये न्यायाधिकरण का जो ये गठन है आर्टिकल ये 323 ये बी के तहत ये आपको ये किया जाता है। तो मूल रूप में अभी हमने ये जितनी भी ये संस्थाओं को ये बोला, ये सब यानी कि ये सारी संस्थाएं जो हैं वो हमारे ये देश के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज हैं। और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से अतिरिक्त इनका अपना एक अलग स्थान है हमारे देश की ये शासन व्यवस्था में। और आपको ये जो भी ये संस्थाएं हैं, ये सारी ये संस्थाएं जो है वो संविधान के वो किसी ना किसी ये प्रावधान के अंतर्गत ही उनका निर्माण ये किया गया है। तो ऐसी ये संस्थाओं को हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज बोलते हैं, यानी कि ये संवैधानिक निकाय बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक दूसरा टर्म है कि स्ट्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो स्ट्यूटरी बॉडी का यह अर्थ हुआ कि वैसी संस्थाएं जिन संस्थाओं का यह गठन किसी कानून के तहत ये किया गया, और कानून का यह मतलब हुआ कि ये पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किए गए किसी कानून के तहत या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये पास किए गए किसी ये कानून के तहत। यानी कि अगर किसी संस्था का ये गठन हुआ है तो ऐसी जो ये संस्थाएं होती हैं तो वैसी ही ये संस्थाओं को हम लोग स्ट्यूटरी बॉडीज या वैधानिक ये संस्थाएं बोलते हैं। यानी कि ये वैधानिक ये जो वर्ड है इसमें जो रूट वर्ड है वो है ये विधान, और विधान का यहां पे ये मतलब है ये कानून।
और कानून का यह मतलब है कि वो कानून जिसको कि हमारे देश की पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर ये संविधान ने ये शक्ति ये प्रदान की है, यानी कि यूनियन लेवल पे जो हमारे देश का ये पार्लियामेंट है, तो ये पार्लियामेंट अपने ये क्षेत्राधिकार के तहत, यानी कि जो यूनियन लिस्ट होती है, तो यूनियन लिस्ट के ऊपर या कंकरेंट लिस्ट के ऊपर, यानी कि समवर्ती सूची के ऊपर वो कानून बनाने के लिए वो सक्षम है। तो पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून ये बनाया गया है और उस कानून के ये प्रावधानों के अंतर्गत अगर किसी संस्था का गठन किया गया है या किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी हम लोग जानते हैं कि जो राज्य की ये विधायिकाएं जो होती है, जैसे कि बिहार विधानसभा है, तो स्टेट लिस्ट के जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि राज्य सूची के जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, तो प्राइमरली उनके ऊपर ये कानून बनाने का जो अधिकार जो है वो सामान्य तौर पे वो राज्य की विधानसभा को है। और ये राज्य की विधानसभा ये समवर्ती सूची के ऊपर भी ये कानून ये बना सकती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर ये समवर्ती सूची के ऊपर अगर ये पार्लियामेंट भी कानून बना दे और किसी राज्य की विधानसभा भी ये कानून बना दे, और दोनों ये कानून जो है अगर वो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वैसी स्थिति में ये पार्लियामेंट के द्वारा जो ये बनाया गया ये कानून जो है वो ये प्रभावी होता है। यानी कि मूल रूप में हम यानी कि ये बोलना चाहते हैं कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो राज्यों की विधानसभाएं भी राज्य सूची के विषय के ऊपर या अपने ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो कानून बनाने में वो सक्षम है। तो अगर ये राज्य की विधानसभा के द्वारा ये पास किए गए किसी कानून के अंतर्गत अगर किसी संस्था का गठन किया गया है या पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किए गए किसी एक कानून के अंतर्गत अगर किसी ये संस्था का गठन किया गया है, तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं इनको हम लोग ये वैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, यानी स्ट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। अब ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि ऐसी जो संस्थाएं होगी उनका ये गठन कैसे होगा, उनकी संरचना क्या होगी, उनके ये कार्य क्या होंगे। तो इन सब सारे चीजों का वर्णन जो है वो संबंधित ये कानून में ही होता है। और ऐसी ये संस्थाओं के अगर किसी एक कार्य में या उनकी संरचना में, यानी अगर किसी प्रकार का अंतर ये करना हो या उसमें अगर कोई बदलाव करनी हो, तो फिर इसके लिए यानी कि संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो संबंधित ये कानून है उस कानून के अंदर ही ये संशोधन करके, जो कि नॉर्मल ये आपको यानी लेजिस्लेशन की जो ये प्रक्रिया होती है, यानी कि सामान्य तौर पे जो ये कानून बनाने की जो ये प्रक्रिया होती है ये पार्लियामेंट में या विधानसभा में, उन्हीं ये प्रक्रियाओं का ये पालन करते हुए ऐसी ये संस्थाओं का गठन किया जाता है या ऐसी संस्थाओं की ये संरचना में या कार्य में अगर किसी प्रकार का अगर ये बदलाव करना हो, तो ये नॉर्मली यानी कि आपको ये संसद से, अगर मान लीजिए कि आपको संसद के द्वारा ये बनाए गए ये कानून के अंतर्गत उस संस्था का गठन हुआ है, तो संसद के अंदर ही एक कानून को पास करके या अमेंडमेंट यानी उस कानून के अंदर ये संशोधन का बिल ये पास करवा करके और ऐसी ये संस्थाओं की ये संरचना या कार्यों में ये बदलाव ये किया जा सकता है। और ये रिलेटिवली ये एक इजी प्रोसेस है, क्योंकि ये जिस भी ये सरकार का यानी कि बहुमत होगा, और अगर कोई सरकार मान लीजिए कि वो सरकार में है, तो इसका ये मतलब है कि यानी कि कम से कम अगर यूनियन लेवल की बात की जाए तो लोकसभा में तो उसको ये बहुमत है ही, क्योंकि ये लोकसभा में ये बहुमत है, इस कारण वो सरकार में है। तो लोकसभा से तो वो बिल को आसानी से पास करवा लेगी, और ये राज्यसभा में ये फ्लोर मैनेजमेंट करके उस बिल को आसानी से वो पास वो करवा सकती है। और आपको ये राज्यों में भी ऐसे ही यानी कि ये किया जा सकता है।
तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जिनका की गठन किसी पार्लियामेंट के या कानून के अंतर्गत या किसी यानी कि राज्य की विधानसभा के द्वारा ये पास किए गए ये कानून के अंतर्गत या राज्य की विधायिका के द्वारा ये पास किए गए ये कानून के अंतर्गत जिस संस्था का गठन हुआ है उसे हम लोग स्ट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और इसमें आपको और ऐसी जो संस्थाएं होती है वो किसी एक खास पर्पस के लिए, किसी खास ये फंक्शन के लिए या रेगुलेटरी वर्क के लिए ऐसी ये संस्थाओं की स्थापना ये की जाती है। और ऐसी संस्थाओं के अगर आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो बहुत सारी ये संस्थाएं हैं ये भारतवर्ष में जो कि स्ट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे कि ये सेबी है यानी कि आपको यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी जो है हम लोग जानते हैं कि जो भारतवर्ष का ये कैपिटल मार्केट है उसका वो रेगुलेटर है। तो 1992 में सेबी एक्ट ये पास किया गया था और उसी ये कानून के ये प्रावधानों के अंतर्गत ही ये सेबी का गठन जो है वो ये किया गया है भारतवर्ष में। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये गठन जो है ये भारतवर्ष में आरबीआई एक्ट या 1934 यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अधिनियम 1934 के ये प्रावधानों के तहत ही भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये गठन किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको एक टेलीकॉम, आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में जो इसका रेगुलेटर है जिसको कि ट्राई हम लोग बोलते हैं, तो वो भी एक स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि आपको ये कंपटीशन, आपको ये कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीआई, तो ये भी आपको स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। आप जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि ऑल इंडिया ये काउंसिल ऑफ ये टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसका भी ये गठन जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किए गए एक कानून के ये तहत ही हुआ है। तो यूजीसी भी जो है एक संस्था के रूप में ये एक स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे मान लीजिए कि नेशनल काउंसिल फॉर ये टीचर्स एजुकेशन, ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ये मानवाधिकार आयोग, ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि औरतों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, तो आपको ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। जैसे कि नेशनल ये ग्रीन आपको ये ट्रिब्यूनल, तो आपको ये भी स्ट्यूटरी बॉडी है। तो ऐसी ऐसी ये बहुत सारी ये संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर जो कि एक केंद्र के स्तर पे या राज्य के स्तर पे वो वैधानिक निकाय के रूप में वो संस्थाएं जो है वो ये काम कर रही है। और वैधानिक ये संस्थाओं से आप एक ही मतलब समझिएगा कि ऐसे जो भी ये निकाय होंगे, ऐसी जो भी ये संस्थाएं होंगी, उनका ये गठन जो है वो किसी कानून के तहत यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये पास किए गए ये कानून के अंतर्गत ही ऐसी संस्थाओं का निर्माण ये किया जाता है। तो अब ये वीडियो ये लंबा हो चला है, तो इसको अब यहीं पे स्टॉप किया जाए। और आशा है आपको यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी बॉडीज और स्ट्यूटरी बॉडीज के बीच जो ये मूलभूत अंतर है वो आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें आपको यानी कि भारतवर्ष में जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज हैं उनके ऊपर अलग अलग से भी यानी बहुत कुछ ये जानने की जरूरत है। अगर ये टाइम मिलेगा और अगर वैसा
यानी कि सीरीज करने की अगर इच्छा ये जनरेट होती है तो हम लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी के ऊपर ये वीडियो बनाने की कोशिश आगे आने वाले समय में हम लोग ये करेंगे, क्योंकि इधर इतनी राजनीतिक रूप से उथल पुथल ये बची हुई है ये देश के अंदर कि कभी कभी ये इच्छा ये जागृत होती है, या इच्छा नहीं, इसको ये लालच बोला जाए, ये लालच ये जागृत होता है कि उन मामलों के ऊपर भी मिर्च मसाला ये लगा करके और यानी कि वीडियोस ये बनाया जाए। और निश्चित रूप से वैसे जो ये वीडियोस ये बनेंगे तो वो ये कॉमन मैन को, वो सामान्य लोगों को वो यानी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक के मुद्दों के ऊपर और ये राजनीतिक के पर्पज से यानी कि वीडियोस को बनाना ये हम लोग अवॉइड करते हैं। और किसी राजनीतिक के मुद्दे के ऊपर अगर हम लोग ये वीडियो ये आपको ये बनाना भी चाहते हैं या बनाएंगे भी, तो उसमें हम लोग ऐसे ओकेजन को खोजेंगे, ऐसे यानी कि हम लोग ऐसे ये मोमेंट्स को खोजेंगे जिसमें कि हम लोग कुछ उसका कुछ एजुकेशनल ये वैल्यू, यानी कि ये पॉजिटिवली हम लोग ये नॉलेज के टर्म में या प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ये टर्म में हम लोग अपने ऑडियंस को कुछ ये दे सके। क्योंकि यानी विशुद्ध रूप से जो ये पॉलिटिकल ये मामले होते हैं तो उन मामलों में ये वेंचर करना ये हम लोगों का ये डोमेन नहीं है, यानी कि अभी के लिए तो खास करके ये डोमेन नहीं है। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो सारा फोकस अभी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव ये वीडियोस को बनाने के ऊपर ही है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पे जरूर करें। फिर हम लोग अगले दिन और किसी इंपॉर्टेंट ये मुद्दे के ऊपर एक बार फिर से एजुकेशनल ये वीडियो को लेकर के आपके सामने फिर से ये प्रस्तुत हो गए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।